हिंदी की सार्थक और सुरुचिपूर्ण कहानियों के संग्रह से आज सुनिए लेखिका उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी समर्पण। तो शुरू करें कहानी समर्पण। मम्मी, आज तो हमारे लिए बहुत ही लकी डे रहा। देखिए, शाहिद ने आज हमें एक लेटर दिया है। आप पहले चाय पी लीजिए। मेरे एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में 4 तहों में लिपटा हुआ छोटा सा कागज़ पकड़ाते हुए शिल्पा अत्यंत प्रसन्न थी। शाम को ऑफिस से लौटने पर शिल्पा प्रतिदिन मुझे चाय का प्याला थमाती और मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर अधलेटी होकर आराम से चाय पीती। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद यह आराम पाया है मैंने। चाय की एक चुस्की लेते हुए मैंने पत्र खोला है। उसमें एक ही वाक्य है, डियर शिल्पा, why don't you get tied up and at the same time counsel for me? Yours ever, शाहिद। मेरे पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। एक मुस्लिम लड़के ने इस नादान लड़की से विवाह का प्रस्ताव रख दिया और ये इतनी प्रसन्न है। अभी उम्र ही क्या है इसकी? बीए फाइनल में ही तो पढ़ रही है। इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम्हें आज़ादी देने का मतलब ये तो नहीं कि तुम पढ़ाई भूलकर अभी से शादी की बात सोचो। मम्मी, ही इज़ वेरी सीरियस। शाहिद सच में ही हमसे शादी करना चाहता है। उस पर तो सारे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं। आप भी तो मिली हैं, कितना हैंडसम है और कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का बेटा है। आप भी तो उस दिन उसकी बहुत प्रेज़ कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक ब्राह्मण परिवार की लड़की होकर मुस्लिम लड़के से शादी? अभी तुम्हें दुनिया की समझ ही क्या है? मालूम है कितना कठिन होता है दूसरे धर्म के संस्कारों, सभ्यता और आचार व्यवहार के अनुकूल अपने को चेंज करना। मम्मी, आपने हमें कहा था कि हम आपको एज सिस्टर ट्रीट करें, सो हमने आपको बता दिया। अब आप जाने क्यों एक सिंपल सी बात का पतंगा बनाने पर तुली हैं। शिल्पा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने मैच्योर्ड एज में भी अशोक को पूरी तरह समझाने में सफलता नहीं पाई। तुम्हारा तो शाहिद से अभी स्टूडेंट लाइफ का सीमित सा परिचय है। मेरे जीवन के अनुभवों का सार यही है कि तुम उस परिवार में कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। बहुत पछताना पड़ेगा। मम्मी प्लीज़, फॉर हेवन सेक, स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप सोचती हैं कि आप यदि गैर ब्राह्मण पंजाबी परिवार की होकर एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाई तो दुनिया की कोई लड़की अंतर्जातीय विवाह करके एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हमने तो आपको इसलिए बताया कि आप पापा से बात करेंगी, लेकिन ठीक है, हम खुद ही बात कर लेंगे। बाहर बड़े ज़ोरों से आंधी चल पड़ी है। कमरे में लगा कैलेंडर ज़ोर ज़ोर से दीवार से टकरा रहा था। उतनी ही तीव्रता से मेरा स्वर भी गूंजा है, शिल्पा, गो टू हेल इफ़ यू लाइक। लेकिन मेरे बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं बेडरूम में आ गई हूँ। बाहर तेज़ आंधी के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। इस गर्मी की पहली बरसात है ये। सूखी धरती पर वर्षा की फुहारों के पड़ने से उठती गंध सूंघने की मैं बचपन से ही शौकीन हूँ, लेकिन आज बेटी के व्यवहार ने उस गंध को असह्य बना दिया है। सामने आदमकद शीशे में एक बार अपने आप को घूरा है मैंने। क्या सचमुच मेरी बेटी ब्याहने योग्य हो गई? प्रौढ़ावस्था आ गई और पता ही नहीं चला। 20 वर्ष बीत गए मेरे विवाहित जीवन के। शिल्पा और समीर की खातिर मैंने अपने व्यक्तित्व को कितना कुचला था। आज वही बेटी मुझसे कह रही है कि मैंने कभी एडजस्ट नहीं किया। अगर एडजस्ट ना करती तो आज स्वच्छंद जीवन जी रही होती। पिछवाड़े लगे पौधे वर्षा से धुल गए थे। पत्तों का रंग निखर गया था। पपीते और केले के बड़े बड़े पत्तों से टपकती बूंदें कोई और दिन होता तो देखती रहती, लेकिन आज मन का मंथन हो रहा था। दीवार में बड़े बड़े शीशों के फ्रेम में जड़ी सास ससुर की फ़ोटो पर पड़ी मालाएं हवा के झोंके के साथ हिल रही थीं। सहसा याद हुआ है उनके द्वारा यदा कदा कहे जाने वाले शब्द, देखना, तुम जो मॉडर्न ज़माने की बात करती हो, तुम्हारी बेटी ही तुमको सबक सिखाएगी एक दिन। क्या मैंने एडजस्ट नहीं किया था या किसी ने मुझे समझाने की कोशिश ही नहीं की? क्या हमेशा ही दोष केवल मेरा रहा?
यदि मैं एक ऐसे फ्लैट में रहने का स्वप्न लिए हुए थी जिसमें तरह तरह के फूलों से महकती बगिया में घास पर बिछी कुर्सियों पर बैठकर चाय पी सकूं, जिसकी रसोई में शीशे के मर्तबानों में मेवे सजे हों, जिसके ड्राइंग रूम में कलात्मक चीज़ें सजी हों और मोतियों की लड़ियों के पर्दे लगे हों, तो कहाँ थी मेरी गलती? क्या आकांक्षी होना भी एक अपराध है? पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए पंजाबी परिवार में जन्मी मैं 4 बहनों में से सबसे बड़ी और लोगों के कथनानुसार सबसे सुंदर थी। बीए पास करने के बाद ऑफिस में नौकरी लगी तो चार्टर्ड बस में अशोक से परिचय शीघ्र ही घनिष्ठता में बदल गया था। अशोक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार के इकलौते पुत्र थे। जाने वे कौन से कारण थे जिनसे अशोक इतना सम्मोहित हो गए थे कि अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भी मुझसे ही शादी का संकल्प ठाने हुए थे। अंत में उनके माँ बाप को झुकना पड़ा और मुझे ही बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ा था और मम्मी पापा के परिवार से मैं अम्मा पिताजी वाले परिवार में आ गई थी। मेरे मम्मी पापा के विरोध का तो प्रश्न ही न था। निम्न मध्यम वर्ग की 4 बेटियों की शादी भी एक समस्या थी। बस के हमसफ़र के रूप में अशोक जितने दृढ़ निश्चयी लगे थे, घर में उनका रूप बिल्कुल भिन्न था। अशोक की अम्मा मेरी क्लर्की की नौकरी को नापसंद करती थीं। वे चाहती थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। अशोक बैंक में पीओ थे। माँ के तर्क सुनकर उन्हें भी मेरा नौकरी न करना ही ठीक लगा था। मुझे यही कटु एहसास हुआ था कि वे लोग मेरी स्वतंत्रता में बाधा डालना चाहते हैं और मैंने भी नौकरी न छोड़ने का निर्णय लिया था। शिल्पा होने को थी तो उन्होंने समझाया था, छोटा बच्चा माँ के प्यार के लिए सुबह से शाम तक तरस जाएगा। मेरे बूढ़े हाथ पैर हैं, बच्चे की सही संभाल नहीं हो पाएगी। बच्चों वाली हजारों स्त्रियां नौकरी करती हैं, सरकारी नौकरी छोड़ना भी कोई बुद्धिमत्ता है? बच्चे के लिए आया का प्रबंध हो सकता है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहकर भी कितने बैकवर्ड थे ये लोग। ससुर जी के सामने सिर ढककर जाना, सिंदूर, बिंदी, कांच की चूड़ियाँ और बिछुए पहनना, सभी कुछ मुझे बंधन लगता। सुहाग का इन चीज़ों से क्या संबंध? दिखावे की क्या आवश्यकता? मैंने धीरे धीरे सब छोड़ दिया था। वे भी शायद विरोध की व्यर्थता समझ चुके थे, इसलिए कुछ कहना छोड़ दिया था। मैं कभी कभी ब्यूटी पार्लर जाकर अपने रूप को संवारना चाहती। आखिर ऑफिस जाना है तो अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान तो रखना ही है। उनका यही कहना होता कि सुंदरता तो गुणों से होती है, रूप का क्या, ढलेगा अवश्य। मुझे आधुनिक परिधान भाते थे, लेकिन उन्हें केवल साड़ी पसंद थी। एक दिन अपनी सहेली से एक स्लीवलेस गाउन मंगाया तो अम्मा ने देखते ही कहा था, अब तो पंजाबी पना छोड़ दो, इतने सालों में भी तुम हमारे अनुकूल नहीं हो पाई। उस दिन मैं भी चुप नहीं रह सकी थी। जब अशोक पर अपना क्रोध व्यक्त किया तो उनका व्यवहार सौम्यता की परिसीमाओं को लांघ गया था। उस दिन उनका जो हाथ उठा तो पुरुष पात्र से ही घृणा हो आई थी। मुझे लगा था कि इस घर को छोड़कर चली जाऊं। मम्मी पापा के पास जाना व्यर्थ था, अकेले रहने में बदनामी होती। 2 ही दिन बाद फिर सब सामान्य हो गया। मुझसे अशोक का संबंध सीमाओं में बंधता जा रहा था। हर विषय पर विचारों में इतनी भिन्नता हो जाती कि वाद विवाद में शालीनता की धज्जियाँ उड़ जाती। घर से बाहर मैंने अपनी नॉन वेज फूड हैबिट को भी नहीं छोड़ा था। ये भी कलह का विषय बन जाता। मुझ में कभी इतनी आस्था श्रद्धा नहीं रही कि मैं नियम से बंधकर ईश्वर की वंदना करूं। मैं नास्तिक नहीं, लेकिन बंधकर चलना मैंने कभी नहीं स्वीकारा। बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश की आज्ञा न मिलती तो कई बार बिना खाए ऑफिस चली जाती। अशोक की ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में हो गई थी, इसलिए काम पर साथ साथ जाना भी समाप्त हो गया था। एक तरह से ठीक ही हुआ। घर की विरोधात्मक स्थितियों में उन्होंने चुप रहने का हथियार अपना लिया था। वे अंतर्मुखी हो गए थे। मैं हैरान थी, क्या ये वही अशोक थे जिन्होंने मुझसे विवाह के लिए अपनी जिद के आगे सबको झुका लिया था? सहजन की फलियों का वृक्ष कई बार काट डाला था क्योंकि मार्ग में अवरोधक बनता था। इस बार तो उसे जड़ से काटकर उस जगह पर सीमेंट का पक्का पलस्तर करवा दिया था। आज खिड़की से दिख रहा है, सहजन की छोटी छोटी पत्तियों की कुछ डालियां सीमेंट के पक्के फर्श को तोड़कर बाहर निकल आई हैं। शायद मेरे स्वभाव के अनुरूप है ये वृक्ष। चाहे कोई मुझे कितना भी रोके, मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ। लेकिन चाह कर भी अशोक को मैं उसके माँ बाप से अलग नहीं कर पाई थी।
नए वस्त्र व आभूषण खरीदने का शौक था मुझे। किसी के द्वारा नया वस्त्र दिखाने पर अनायास मुंह से निकल जाता, मैं भी ऐसा ही लाऊंगी। मेरे इस शौक को ईर्ष्या का नाम दिया जाता। धीरे धीरे ईर्ष्या मेरे स्वभाव का अंग बन गया। वर्षा के बाद इकट्ठे हुए पानी में बच्चों ने कागज़ की नावें बनाकर तैरानी शुरू कर दी हैं। अभी तक शिल्पा भी तो यही करती थी। आज संसार के समुद्र में अपनी नाव को छोड़ने के योग्य समझ रही है अपने को। मूर्ख इतना भी नहीं समझती कि विवाहित जीवन की नौका भी कोई कागज़ की है, जो डूबने लगे तो निकाल लो और नई नौका छोड़ दो। जाने क्या टकराया है साइकिल से। साइकिल सहजन की नई फूटती डालियों पर गिर गई है। कोमल डालियां पिचक गई हैं उस भार के नीचे। शायद शिल्पा के लिए संजोए सपनों का भी यही हश्र होगा। सोचा था आईएएस कराऊंगी ताकि इस पुरुष प्रधान समाज में कमांडिंग स्टेटस में आ सके। अशोक भी आज नहीं आएंगे, 2 दिन के लिए ऑफिस टूर पर पंजाब गए हैं। उन्होंने बेटी को इतना सिर चढ़ा रखा है, क्या बेटी के ब्राइट फ्यूचर की सोचकर शाहिद के लिए हाँ कर देंगे? लेकिन वे क्या जाने कि मासूम शिल्पा कहाँ संभाल पाएगी गृहस्थी। उन्होंने तो आज तक मेरे त्याग व एडजस्टमेंट को कोई महत्ता नहीं दी। उनकी तो यही राय है कि मैं हद दर्जे की स्वार्थी, ईर्ष्यालु और जिद्दी हूँ। न कभी खुश रह सकती हूँ, न ही किसी को खुश देख सकती हूँ। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए वे उत्तरदायी नहीं? पर अब तो शिल्पा के पूरे जीवन का प्रश्न है। वो जितनी मेरी बेटी है उतनी ही उनकी भी है। उसके दुख सुख का उत्तरदायित्व उन पर भी है। कॉल बेल बजी है। इधर फिर बारिश की झड़ी लग गई है। कोई और दिन होता तो अब तक शिल्पा पकौड़े बना लेती, लेकिन आज तो वो भी मुंह फुलाए बैठी है। हेलो आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं तो शिल्पा के फ़ोन का वेट कर रहा था। आंटी, मैं आपको पसंद हूँ ना? फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आते ही हम दोनों फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएसए जाएंगे। आप लोग मम्मी पापा से मिलकर डेट सेटल कर लेना। आंटी देखिए ना, इस शिल्पा के मुंह पर 12 बज रहे हैं। सोचा था कि अब शाहिद को घर में नहीं आने दूंगी, लेकिन सारी हिम्मत काफूर हो गई। नकली हंसी बिखेर ली मुंह पर। आंटी, आई एम इन हरी नाउ, फिर चाय पियेंगे। ओके बाय शिल्पा। शाहिद की आवाज़ और हाव भाव में अत्यधिक चपलता थी, जो कि किसी भी लड़की को आकर्षित कर सकती थी। उसके जाने के बाद मैंने शिल्पा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। ऐसे विवाह की ऊंच नीच, प्यार, फटकार, धमकी, किसी का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अशोक अगले दिन आए तो मेरे और शिल्पा के चेहरों से भाप गए थे कि कुछ गड़बड़ है। शिल्पा ने ही पापा को चाय दी। पापा ने पूछा, क्या शरारत की है इस बार तेरी मम्मी ने? अब तुझसे भी लड़ना शुरू कर दिया? नहीं पापा, मम्मी को हमारी पसंद ही पसंद नहीं आई। बेझिझक शाहिद का पत्र उसने पापा को थमा दिया और शाहिद की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। एक बारगी तो वो भी शिल्पा का प्रपोज़ल सुनकर हतप्रभ रह गए थे। बेटी उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गई जहां वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। वे तो अभी तक उसे बच्ची ही समझे बैठे थे। भरसक कोशिश की थी उन्होंने शिल्पा को अपना भला बुरा सोचने के लिए विवश करने की। शायद पहली बार हम किसी निर्णय के लिए एकमत हुए थे, लेकिन उस निर्णय को शिल्पा ने पूर्णतया ठुकरा दिया था। वो एक ही बात कहती, आखिर क्या कमी है शाहिद में? शाहिद के परिवार वालों से चंद औपचारिक मुलाकातों के बाद आखिर विवाह की वो घड़ी आ पहुंची जब शिल्पा आयशा बन गई। अकेली बेटी से यूं बिछड़ जाने का बहुत गम है। यूएसए जाने के बाद पहले तो महीने में 2 पत्र डालती थी, लेकिन धीरे धीरे पत्रों की संख्या कम होती जा रही है। क्या इतनी खुश है वहाँ कि अपने घर को बिल्कुल भूल गई? मैंने कई पत्र डाले, मगर कई सप्ताह से शिल्पा का कोई पत्र नहीं मिला। अब तो अशोक भी बहुत बदल गए हैं। शिल्पा का नाम आते ही आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन ऐनक में छिपा लेते हैं। अभी कुछ देर पहले अशोक के एक दूर के रिश्तेदार ने यूएसए से लिखा है कि शिल्पा अब शाहिद के साथ नहीं रहती, एक शिपिंग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रही है और पढ़ भी रही है। शाहिद ने शायद दूसरा विवाह कर लिया है। ये सब क्या हुआ? मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट करने में कतराई थी। क्या शिल्पा पति के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाई? कहीं हम दोनों की अहम भावना ने उसको अहंकारी तो नहीं बना दिया? अशोक ने शिल्पा को अभी टेलीग्राम दिया है, जाने क्या लिखा होगा। अभी आप सुन रहे थे
उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी समर्पण। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।